समझा कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है, या एटम के अंदर क्या होता है, या एटम क्या है, कैसे पाया जाता है, कैसी स्टेट में पाया जाता है, किस मटेरियल में कैसा एटम होता है। ये सब अगर आपने नहीं समझे तो केमिस्ट्री का बेस है ये, आप केमिस्ट्री आगे नहीं कर पाओगे। और इसको समझने से पहले ये भी एट्थ क्लास में आपको जो सिंबल्स थे वो आपको बताए गए होंगे, तो वो याद है? किस किस को याद है बताओ चलो। केमिकल्स के जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं वो किस किस को याद है? 8th क्लास में आपको सिंबल्स नहीं बताए गए? चलो कोई बात नहीं, 20 एटलीस्ट आपको जो मेन 20 एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का होता है ना, हाइड्रोजन का एच होता है, उन सिंबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि वो पता होंगे, उनको याद कर लेना, तभी आप फिर उनके एटॉमिक मास एंड ऑल उन सबको भी समझ पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले एटम्स के बारे में। एटम्स की थ्योरी बात समझने से पहले पहले हम आपने ये चैप्टर किया हुआ है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? व्हाट इज अ मैटर? चलिए आप लोग ही बताइए, व्हाट इज अ मैटर? मैटर तो आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज अ मैटर? हाँ, काइंड ऑफ एनीथिंग दैट कंज्यूम स्पेस और हैव मास। यस, जो भी चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं, ये आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, जो ये फिगर बनी हुई है इसमें हैंगर है। यस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। मैटर कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस घेरती हो और जिसका कुछ मास हो, या फिर वो हमारे किसी ऑर्गन, हमारा कोई भी ऑर्गन उसे सेंस कर सके, है ना। तो हैंगर है, यहाँ पर पूरी अर्थ भी दी हुई है, पिज्जा स्लाइस दिया हुआ है, यू वी हैव कॉम्पास, वी हैव अ की, अ रूस्टर, अ बस, अ हेयर, और रैबिट बोलते हो आप जिसे, अ टेबल लैम्प, चीज स्लाइस एंड एन आउल, और एक लड़का भी दौड़ रहा है, केक है, उस पर मोमबत्ती है। बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं वो मैटर होती है। एग्जैक्टली exactly। तो मैटर, जैसे हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने लिविंग थिंग्स नॉन और उनके बारे में पढ़ा था कि उनकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है, फंडामेंटल यूनिट, वो क्या होती है? सेल होती है। उसी तरह से जितने भी मैटर्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से। उसके बारे में लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे कि प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या है, और उसकी थ्योरी एक्चुअली में क्या है। स्टार्टिंग करते हैं पहले इसकी, यस, हिस्ट्री से। हिस्ट्री जिसमें इंडियन फिलोसफर का बहुत बड़ा हाथ था, मींस उन्होंने काफी इसमें कोशिश मेहनत की। बता सकते हो जिस जिसने पढ़ा हुआ है, कौन थे वो इंडियन फिलोसफर जिन्होंने सबसे पहले इन पार्टिकल्स के बारे में बताया था, जिनको हम आज एटम्स के नाम से जानते हैं? नहीं, न्यूटन नहीं बच्चे, इंडियन थे वो। चलो मैं बताता हूँ। अगेन इंडियन, सी, एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद। महर्षि कनद थे इंडियन फिलोसफर जिन्होंने सोचा या बोला कि उन्होंने पहले सोचा कि भाई मैं ये जो चीजें हमारे पास मिलती हैं तो ये किससे मिलकर बनी है, मुझे जानना है। तो व्हाट ही डिड कि उन्होंने गोल्ड लिया और गोल्ड को तोड़ना स्टार्ट किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने स्टार्ट किए, फिर जो टुकड़े आए उन्हें और छोटा तोड़ा, फिर जो टुकड़े बने उनको और छोटा तोड़ा। तो वो तोड़ते चले गए। ऑब्वियसली उस वक्त उनके पास इतने ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उन्होंने जो भी किया मैनुअली किया। तो जितना पॉसिबल हो सकता था उन्होंने उसको तोड़ तोड़ कर देखा, और बहुत छोटे ऐसे पार्टिकल पर फिर वो पहुंच गए जिसको वो आगे तोड़ नहीं पाए, है ना।
ऑब्वियसली आप अगर मैनुअली कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आकर ऐसा एक पार्टिकल आ जाएगा जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैटर था उसको वो पदार्थ बोलते हैं, हिंदी में पदार्थ बोलते थे। तो हिंदी में अगर ये आप कहानी सुनोगे तो उसमें बोला जाएगा कि महर्षि कर्ण थे जिन्होंने पदार्थ को लिया और उसको तोड़ना स्टार्ट किया। तब तक तोड़ते गए जब तक कि वो ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंच गए जिसको वो फर्दर तोड़ नहीं सकते थे। तो उससे उन्हें वो कण तो नहीं मिला, वो पार्टिकल तो नहीं मिला जिससे वो सोच रहे थे कि मैं जानूंगा कि ये किससे मिल मिल कर सारे एलिमेंट्स या सारे पदार्थ बने हुए हैं। लेकिन उससे उनको एक चीज पता चल गई कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो एक बहुत ही छोटे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जो कि बहुत ही छोटे हैं और उन्हें हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। किसी ऐसे एक पॉइंट पर जाकर हम पहुंच जाएंगे तोड़ते तोड़ते जहां पर उसको तोड़ना, फर्दर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा या इम्पॉसिबल होगा। तो उसी पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु, जिसको हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं। आपने सुना होगा बहुत ये वर्ड। तो उन्होंने ही उस पार्टिकल को नाम दिया, उन्होंने वो पार्टिकल डिस्कवर नहीं किया। यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं मैं क्लियरली कि वो उन्होंने एटम के बारे में या एटम को देखा नहीं या एटम को कोई ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये थ्योरी लगा दी कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को तोड़ते चले जाएंगे तो उसको हम ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर उस पार्टिकल को फर्दर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस पार्टिकल को हम परमाणु बोलेंगे। वंश, बॉम्ब नहीं होता है, परमाणु बम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं परमाणु बॉम्ब को, बताओ चलो। परमाणु का मतलब बॉम्ब नहीं होता है, परमाणु का मतलब होता है एटम। एटम बम सुना है ना? नहीं, न्यूक्लियर डिफरेंट बच्चे। एटम बम, न्यूक्लियर बम, यस, सेम ही है काइंड ऑफ। हाँ, तो परमाणु का मतलब होता है एटम। यहाँ पर इस स्टोरी में वही बता रहा हूँ, उससे भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि सबसे छोटा पार्टिकल जिसे फर्दर तोड़ा ना जा सके उसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। एटम नहीं बोला ऑब्वियसली, हिंदी में उन्होंने संस्कृत में परमाणु नाम दिया। फिलोसफर थे, साइंटिस्ट नहीं बोलते उनको, ठीक है? बहुत पहले की बात है, तो साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे वो, फिलोसफर की हर चीज के पीछे एक थ्योरी देखते थे वो। नाउ उसी टाइम पर जब वो ये काम कर रहे थे, उसी एरा में, मीन्स सेम उसी टाइम पर नहीं बट उसी एरा में, ग्रीक, दो ग्रीक वो थे फिलोसफर, वो भी यही काम कर रहे थे। ग्रीक फिलोसफर जो थे वो भी यही काम कर रहे थे कि वो पार्टिकल्स को तोड़ते चले जा रहे थे, देखना चाह रहे थे कि ये आखिरकार जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स और कितने ज्यादा तोड़े जा सकते हैं। तो उन्होंने भी ये देखा कि भाई आगे जाके हम उन पार्टिकल्स को तोड़ नहीं सकते। तो उनके नाम थे, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड क्या था दूसरे का नाम, ल्यूसिपस था। ये दो थे ग्रीक फिलोसफर्स जिन्होंने सेम वही काम किया जो महर्षि कर्ण ने किया। और इन दोनों ने जो उस पार्टिकल का नाम रखा, वो ग्रीक थे, हिंदू नहीं थे, हिंदी मतलब इंडियन नहीं थे। तो उन्होंने उन पार्टिकल का नाम रखा एटोमॉस। एटोमॉस, नॉट एटम, एटोमॉस। और बाद में फिर जॉन डाल्टन का नाम आपने सुना है, जॉन डाल्टन जो थे, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने इसमें रिसर्च करी, उन्होंने इसका नाम फिर एटम रखा। ये तो थी छोटी सी हिस्ट्री कि किस तरह से पार्टिकल को खोजने के लिए बहुत सारे लोगों ने, ये तो सिर्फ हमारे पास दो ही एग्जाम्पल्स हैं, और भी लोगों ने इस चीज को जानने की कोशिश करी कि आखिरकार जितने भी ये मैटर्स हैं वो किस चीज से मिलकर बने हैं। तो एंड में रिजल्ट कोई क्लियर नहीं आ पाया, ठीक है? लेकिन उस थ्योरी को लेकर कि ये जितने भी मैटर्स हैं वो जिस चीज से मिलकर बने हुए हैं, उस थ्योरी को लेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। वो ऑब्जर्वेशंस पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में एटम है क्या। सो अनदर इंडियन फिलोसफर थे पकुदा, या पाकुडा भी बोलते हैं कई लोग इसे, इन्हें। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा और आगे उसको बढ़ाया।
थ्योरी को परमाणु के बाद में, और उन्होंने कहा कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, मींस एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स मिलते हैं। और वो जो थ्योरी थी वो आज हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूल्स आपको पता है, जब दो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। पता है या नहीं पता है मॉलिक्यूल्स किन्हें बोलते हैं? एटम्स के बाद में मॉलिक्यूल्स आते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिल जाते हैं तो उससे हमारे पास एक सब्सटेंस मिलकर तैयार होता है, बनकर, है ना। जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? कितने टाइप के एटम्स होते हैं? दो टाइप के, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो हर चीज में डिफ्यूजन नहीं होता है, यश। तो तुम हर क्लास में डिफ्यूजन बोल देते हो, नो। यहाँ पर ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, कि जो ये थे पाकुडा, इन्होंने क्या बोला कि हर मैटर को जब हम तोड़ते हैं तो कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं। जो पार्टिकल्स जिनके बारे में कन्नद ने बताया था, उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होते हैं, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर्स मिलते हैं। मींस दो एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनेगा, और वो मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या मैटर मिल रहा है। अगर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन मिला तो हमें वाटर मिला, और भी कुछ मिले तो अलग टाइप का मैटर मिला। तो ये थ्योरी इन्होंने फर्दर बढ़ाई। अब हम जानते हैं कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसको देखा भी नहीं गया था तब तक, एटम्स को। तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम एटम्स बोलते हैं, ये भी पता चल गया। जॉन डाल्टन ने इसको प्रॉपरली बताया कि एटम्स होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये भी आपको पता है कि अलग अलग एटम्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक एलिमेंट में जो एलिमेंट एटम्स होते हैं वो सब सेम होते हैं। अब एटम्स को प्रॉपरली डिफाइन करने से पहले, जब उनके ऊपर अलग अलग रिसर्च हो रही थी, तो उन रिसर्च के बेस पर तीन केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ सामने आए। मींस जो एटम्स की जो फॉर्मेशन है किसी भी मैटर में, उसको लेकर, केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया। क्या क्या ऑब्जर्व किया? तीन लॉ थे जो मेनली उन्होंने ऑब्जर्व किए, या तीन चीजें थी जो मेनली उन्होंने ऑब्जर्व की। सबसे पहली जो चीज थी ऑब्जर्व की, कि देयर आर, ये तीन थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर मैटर। एक तो ये था, इसको आप लिख लो क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ मैटर मींस किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कंजर्वेशन ऑफ मास के रिगार्डिंग, कि जो मैटर का मास है उसके, सॉरी, पार्टिकल का जो मास है उसके हिसाब से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी, वो एक लॉ बनाया गया, या उन्होंने उसका एक लॉ बता दिया। दूसरा लॉ था कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का। मींस जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें किसका कितना प्रोपोर्शन होगा, एक कप चाय में इतनी चीनी होगी, इतना दूध होगा, जो परफेक्ट टी बनाते हैं उस हिसाब से। उसी तरह से उन्होंने एटम्स का भी देखा कि भाई इनका जो प्रोपोर्शन है, क्या ये ऐसे ही किसी, कोई भी एटम किसी से मिल गया और उन्होंने ये बना दिया, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक ना एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे वाटर का, सबसे इजी वाटर ही है आपके पास एग्जांपल। वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फिक्स होता है। उसमें आप चेंज नहीं देखोगे कभी भी, चाहे आप पॉन्ड से ले लो पानी, चाहे आप वेल से ले लो, चाहे आप बारिश का पानी ले लो, कोई सा भी पानी ले लो, उसमें जो कॉम्बिनेशन या प्रोपोर्शन होगा वो सेम ही होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। और तीसरा मल्टीपल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शंस, ये आप फर्दर क्लासेस में करोगे, ये आपकी क्लास का लॉ नहीं है, ये सिर्फ आपको नाम के लिए बताया गया है। आपको ये दो ही पढ़ने, ये थर्ड वाला नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पहला लॉ देखते हैं। जो पहला लॉ था कंजर्वेशन वाला, बहुत इजी है, समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखना। ये लॉ क्या कहता था? एंटोनी थे जिन्होंने, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किए ये थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की ऑफ मास। मास का मतलब आपको पता है ना। तो उन्होंने क्या बोला, जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मीन्स अगर आपने 1 किलो चीनी में
कुछ और मिला दिया, आधा किलो नमक मिला दिया, जस्ट फॉर फन, करना मत ऐसा। तो उस पूरे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप ये अज्यूम करो कि बिल्कुल बिखेरा नहीं, वेस्ट नहीं करा, तो वो कितना होगा? 1 किलोग्राम चीनी थी और हाफ के जी सॉल्ट था, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कितने ग्राम का होगा, बता सकते हो? बोलो बोलो। 1 किलोग्राम शुगर, 500 ग्राम सॉल्ट, यस, 1500 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जो टोटल उनका वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 1.5 किलो, 1500 ग्राम। तो इससे क्या पता चला कि आपने 1 किलो चीनी ली, उसका मास था 1 kg, और दूसरा आपने लिया मास सॉल्ट का 500 ग्राम, दोनों को मिक्स किया तो जो प्रोडक्ट मिला वो मिला आपको 1.5 किलो। तो दोनों का मास मिलकर प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने उनको साथ में मिलाया तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी का मास कम हो गया हो, किसी का मास ज्यादा हो गया हो। दोनों ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका मास उतना ही था जो इनिशियल प्रोडक्ट्स का था। तो ये चीज उन्होंने बोली कि मास जो होता है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप कोई दो चीज मिक्स कर रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका मास भी उतना ही होगा जितना आपने दो चीजों को मिलाया था उनका मास था। ये थ्योरी थी, ये लॉ था उनका। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाया ये आगे जाके। तो ये केमिकल रिएक्शन पर ही उन्होंने अप्लाई किया। केमिकल रिएक्शंस में मेन चीज केमिकल रिएक्शंस है यहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शंस में उन्होंने देखा कि जब हम किन्हीं दो प्रोडक्ट्स को, दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसका मास उन दोनों रिएक्टेंट्स के मास के टोटल के इक्वल होगा। मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा केमिकल रिएक्शन से, चाहे आप उसे जला रहे हो, कंबशन करा रहे हो, उसे स्टीम करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो मास है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि कैल्शियम ऑक्साइड है। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल इनके कि ये क्या होता है, क्यों होता है, ये मत देखना। आप सिर्फ अभी समझो कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, एक बार एंड नता दीजिए, व्हाट इज एंड नता दीजिए बच्चे, वंश। एग्जाम्पल से देखो ना, वही तो समझ आएगा। इसी में ही तो बता रहा हूँ, तभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से इसको, हाँ इसको ध्यान से देखो तो समझ आ जाएगा, वही बता रहा हूँ। इसको ध्यान से देखो कि हम जब वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम इस तरह से लिखें, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने डिसॉल्व किया किसमें? वाटर में, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। फाइन। अब यहाँ पर क्या आप ये बता सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर इसमें एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं? व्हाट आर रिएक्टेंट्स? कभी सुनिए है ये वर्ड या टर्म, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर रिएक्टेंट्स? नहीं, सिंबल्स नहीं बताने, आई एम नॉट आस्किंग फॉर सिंबल्स, मुझे प्रॉपर नाम चाहिए। यस, मैंने सिंबल बताया ही नहीं है अभी, तो आप क्यों बता रहे हो बच्चे? अभी सिंबल में करोगे, अगर आप ज्यादा ज्यादा आगे चलोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होगे। सो जो लिखा है उसी पे कंसंट्रेट करो। कैल्शियम ऑक्साइड है एंड वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्टेंट्स है, जिनको हम रिएक्ट कराते हैं, एक दूसरे के साथ में डिसॉल्व करते हैं, वो रिएक्टेंट होता है। और जो आपके राइट साइड में होता है एरो के बाद में, वो आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स हैं और एरो के राइट साइड में उसका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, इनको हमने रिएक्ट कराया, मीन्स डिसॉल्व कराया, और डिसॉल्व करके हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोडक्ट है। तो इस थ्योरी के बेस पर, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी उसके बेस पर, इन दोनों का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्वल होगा। और सेम उतना ही होगा जितना इन दोनों का था। सपोज करो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर लिया, इनकी क्वांटिटी भी लिख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम्स लिया, और वाटर लिया हमने कितना? 18 ग्राम।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी। अगर हमने ये 56 ग्राम लिया और वाटर 18 ग्राम लिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होगा? यस तन्वी। पीयूष, कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक करो एक बार। यस वंश। पीयूष पीयूष पीयूष, कैलकुलेशन ठीक से करो बच्चे। कैल्शियम ऑक्साइड का मास है 56 ग्राम, वाटर का मास है 18 ग्राम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास होगा 74 ग्राम, दोनों का मिक्स करके। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई बोले कि केमिकल रिएक्शन हुई तो ये कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, नो। जितना मास है उतना ही रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि अगर और ज्यादा प्रोडक्ट्स हुए तो उनमें डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो कई बार गैसेस एक्सर्ट होती हैं तो गैसेस का भी मास होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो याद रखना है, ये लॉ यही बताता है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनका मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। गॉट इट? वन शब्द समझ आया? ये लॉ कहता है कि जब हम किसी चीज को, यस, इजी था। अब इस पर एक प्रॉब्लम, जैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको भी करना है। यहाँ पे मैंने एक जस्ट एग्जांपल के लिए ले लिया है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एथनिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मींस यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स को जब रिएक्ट कराया गया तो तीन प्रोडक्ट मिले, सोडियम एथोनेट। हाँ बच्चे, बोलो बोलो। हाँ, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं और ये है आपके रिएक्टेंट्स। अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसको और इसको जब रिएक्ट कराया गया, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथोनिक एसिड, जिससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले? सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तीन प्रोडक्ट्स मिले। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब हम सोडियम कार्बोनेट और, हाँ, इन दोनों का जो मास होगा, रिएक्टेंट्स का मास होगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के। इन्होंने बोला है कि शो करो, इस डेटा को वेरीफाई करो, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, ऑफ मास को प्रूव करे। मीन्स हमें वेरीफाई करना है कि क्या मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के या नहीं है। तो हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड कर लेते हैं। पहले मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, इन दोनों का मास, जो कि है कितना, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, दैट इज 11.3 ग्राम। अब मास ऑफ प्रोडक्ट्स को देखते हैं, जिसमें ये है और ये है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड किया, क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं तीनों की वैल्यूज, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम एंड 0.9 ग्राम। इन तीनों को ऐड करके भी आंसर कितना आया, 11.3 ग्राम से आया। तो इससे प्रूव हो गया कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। हैंस गिवन डाटा या डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इससे प्रूव हो जाता है कि हमेशा रिएक्टेंट्स का मास किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट्स के मास के। पीयूष बताओ, क्या समझ नहीं आया? क्या चीज समझ नहीं आई इसमें, बताओ। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है ये। बताओ क्या चीज समझ नहीं आई। नहीं नहीं, अब तो बताना पड़ेगा बच्चे। चलो मैं देता हूँ एक क्वेश्चन, छोटा सा वैसे ही बता देता हूँ, जिस जिसको नहीं भी समझ आया होगा। सपोज करो हमने 50 ग्राम, रसोई वाले आइटम्स से जब तक केमिस्ट्री को ना बताओ तब तक कई बार समझ नहीं आता है। तो जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो बस ये बताओ, देख लेना। अगर 50 ग्राम शुगर हमने ली और उसको 100 मिलीलीटर, 100 ग्राम पानी में मिक्स किया, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका मास कितना होगा? उसका मास कितना होगा? 150 ग्राम होगा। दैट्स इट। कि जितने हम प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग में लेते हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बोलते हैं, जो हमारे इनिशियली
रिएक्टेंट्स हैं या मैटर है, उनको जब हम ऐड करके एक दूसरे से मिक्स करके कोई तीसरी चीज बनाते हैं, तो उसका मास उन दोनों के मास के इक्वल होगा, कभी भी ये कम नहीं होगा ना ही ज्यादा होगा। जिससे पता चलता है कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। मास की बात हो रही है, अगेन यहाँ पर ध्यान रखना वॉल्यूम की नहीं, मास, सिर्फ मास के बारे में ही एप्लीकेबल है ये। और अभी हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप भी करके देख लेना। और भी क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा जो लॉ है, यस वंश, मोस्टली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब है कि जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी मैटर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होगा। The law of constant proportion was given by Prost in 1779. He analyzed the chemical composition of a large number of compounds. उन्होंने बहुत सारे compounds की chemical compositions को देखा, तोड़ तोड़ कर उनको ऑब्जर्व करके कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, और उसके बेस पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। जब उन्होंने खूब ऑब्जर्व कर लिया बहुत सारी चीजों को, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी प्रिपोर्शन एलिमेंट्स का है किसी भी कंपाउंड में, वो हमेशा फिक्स है। मींस जैसे वाटर का भी बताया था, वाटर में, और वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या प्रिपोर्शन होता है बताओगे? ये तो पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज द प्रिपोर्शन ऑफ वाटर, सॉरी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर? वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या प्रिपोर्शन होता है? बताइए बताइए। मास के हिसाब से बच्चे, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से नहीं पूछ रहा मैं, उनके एटम्स के हिसाब से नहीं, मास के हिसाब से। नहीं, वो एटम्स का प्रोपोर्शन है बच्चे, कि हाइड्रोजन के दो एटम होंगे, ऑक्सीजन का एक एटम होगा। मैं मास के हिसाब से पूछ रहा हूँ। डू यू नो मास के हिसाब से उनका क्या प्रोपोर्शन होता है? हम यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं। नो, 1:8 होता है। अब मास कैसे कैलकुलेट थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ी सी देखो, ज्यादा डीप में मत समझना, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में ही। तो जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ऑक्सीजन का एक एटम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम का जो मास होगा, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस ये समझ लो कि एक जो एटम होगा उसका मास उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो एक एक ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, 8। ठीक है, तो एक एटम हुआ किसका? ऑक्सीजन का, वाटर में। और ऑक्सीजन के कितना मास है? 8 है। और हाइड्रोजन का जो सबसे छोटा पार्टिकल हाइड्रोजन का होता है, ये भी याद रखना, सबसे छोटा पार्टिकल हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट मैं अभी फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। तो पानी में, हाँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, सॉरी, एटम हुआ, तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं? हाइड्रोजन में कितने होते हैं? एक होते हैं। तो कितने का रेशियो आया? 1:8 का। तो पानी के मॉलिक्यूल में, यस, पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास का रेशियो होता है वो 1:8 होता है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है। देखो, हर चीज का मास होता है, तो यहाँ पर एटम्स का मास किससे कंसीडर किया जाएगा? जो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी चीजें हैं,
उन्हीं के हैवीनेस से करा जाएगा। तो इसके एटम्स के अंदर जो होते हैं प्रोडक्ट्स, वो क्या होते हैं? वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बट उनको हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल, अभी आप बस आप ये समझो कि जो भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी मैटर है, सपोज करो कोई एक मैटर है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट वन और एलिमेंट टू। तो इनका जो प्रिपोर्शन होगा वो हमेशा इक्वल होगा। सपोज करो वाटर ही लिया हमने, वाटर का एक मॉलिक्यूल आप जब भी लोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन हमेशा 1:8 ही मिलेगा। चाहे आप यहाँ पर देख लो, चाहे आप पॉन्ड में देख लो, चाहे आप वेल के पानी में देख लो, चाहे बारिश के पानी में, गंदे पानी में, साफ पानी में, किसी में भी देख लो, जो इनके एटम्स का मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। अगर ये मास चेंज हो जाएगा, सपोज करो अगर ये मास चेंज हो गया, तो फिर वो पानी नहीं बनाएगा, फिर वो कुछ और ही नया मटेरियल बना देगा, नया सब्सटेंस बना देगा। ठीक है? तो प्रिपोर्शन फिक्स है, प्रिपोर्शन चेंज हो जाता है तो मटेरियल भी चेंज हो जाता है, वो फिर कुछ और ही होता है। गॉट इट? मास का प्रिपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने कभी केक बेक किया हो, तो उसमें कुकिंग अगर की है, तो उसमें अगर हम केक बनाते हैं तो उसके बैटर में जो भी चीजें होती हैं बहुत ही ध्यान से नाप के डाली जाती हैं, है ना? उनकी स्पून्स होती हैं, उनको भर भर के डाला जाता है कि इतने कप अगर फ्लोर ले रहे हैं, हम आटा ले रहे हैं, मीन्स मैदा, तो हमें इतने कप बटर डालना है, इतने कप शुगर डालनी है। तो उससे हमारा केक परफेक्ट बनता है। अगर उसमें से कोई चीज कम रह जाती है, प्रोपोर्शन कम हो जाता है, तो केक थोड़ा डेंस बन सकता है या फिर खराब हो सकता है। और अगर ज्यादा हो जाएगा तब वो ज्यादा फ्लफी हो सकता है या फिर खराब हो सकता है। तो प्रोपोर्शन फिक्स होना जरूरी है। कई बार होता है ना, अंदाजे से खाना बनाते हैं, अंदाजे से खाना बनाना थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि आपको आपका खाना फिर हमेशा एक ही जैसे टेस्ट का नहीं बनेगा। अगर आप अपना प्रिपोर्शन फिक्स रखोगे तो आपका खाना हमेशा सेम ही बनेगा, उसका टेस्ट हमेशा एक जैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कभी खराब बन रहा है कभी अच्छा बन रहा है, नो। आप सही मात्रा में सही हीट करोगे, सही प्रिपोर्शन रखोगे। सेम थिंग गोज विद मटेरियल्स मैटर्स, कि किसी भी मैटर में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास हमेशा इक्वल होता है, प्रोपोर्शन इक्वल होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है वंश, तुम्हें क्या करना है? मैं सिंगल हूं या डबल हूं? है पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हो? चलो, तो ये समझ आ गई बात? बताइए प्लीज। पीयूष हंस रहे हो? मजाक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? है मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सर आप खाना बनाते हो, सिंगल हो, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, नहीं बताया जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्लियर है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वही वाटर वाला। वाटर वाला भी और भी कुछ देखेंगे। वाटर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। वाटर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ मासेस। अगेन ये मासेस का रेशियो है, प्लीज याद रखना, ये एटम्स का रेशियो नहीं है। एटम्स का रेशियो नहीं है, ये एटम्स के मासेस का रेशियो है। कभी आप कंफ्यूज रहो, इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। उनसे पूछा जाता है मासेस का रेशियो तो वो एटम्स का रेशियो बता देते हैं, जब वो एटम्स का रेशियो पूछा जाता है तो मासेस का बता देते हैं। एटम्स का रेशियो वाटर में क्या होता है? 2:1, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। लेकिन मासेस का रेशियो क्या होगा? 1:8। नाउ, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। तन्वी को क्लियर आ रही है? थोड़ी सी ब्लर्ड है, थोड़ी सी ब्लैक कर रही होगी। I'm sure. Let me see. अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ।
तो यहाँ पर यही लिखा है कि आप कहीं से भी वाटर को कलेक्ट करो, वेदर इट्स वेल, रिवर, पॉन्ड और फ्रॉम एनीवेयर, जो रेशियो होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स का, मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो हमेशा मास में सेम ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, नहीं बच। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, देख लो इसको ध्यान से, पहले इसको समझ लो, बच बाद में पूछ लेना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक कंपाउंड है जो किस किस से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसके अगर आप मासेस देखोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, तो उनका रेशियो 7:16 होता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मास चेंज कर दिया, यहाँ पर देखो रेशियो चेंज कर दिया, 28 और 16 कर दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उससे फिर क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, उससे फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप रेशियो चेंज कर दोगे तो जो कॉम्बिनेशन तो सेम ही एलिमेंट्स का है, लेकिन वो बनाएगा कुछ और, वो फिर नाइट्रस बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। सिमिलरली इन्हीं एलिमेंट्स का रेशियो फिर से चेंज करके देखा, 7:8 कर दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उससे हमारे पास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जब 7:8 किया तो हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर अगेन से हमारा जो प्रोडक्ट था वो चेंज हो गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि एलिमेंट्स का रेशियो, मास का रेशियो फिक्स रहना चाहिए, अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कितने भी एटम्स ले लिए उसके ऑक्सीजन के, कितना भी मास ले लिया और कितना भी मास ले लिया हाइड्रोजन का, दोनों को मिलाओगे तो पानी ही बनेगा, नहीं। उनका मास अगर 1:8 के रेशियो में नहीं है तो फिर वाटर नहीं फॉर्म होगा, फिर कुछ और ही फॉर्म होगा। गॉट इट। तो रेशियो फिक्स रहना जरूरी है। यही था सेकंड लॉ, कि किसी भी मैटर में एलिमेंट्स का जो मास है वो फिक्स रेशियो में होता है और होना भी चाहिए। इन्हीं सब थ्योरीज को फॉलो करके एटम्स के बारे में पूरी फिर एक धारणा या क्या कह सकते हैं परसेप्शन बनाया गया कि एटम एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर क्या है। मीन्स पहले ये थ्योरीज को उन्होंने देखा, फिर उसके बाद में एटम्स की प्रॉपर डेफिनेशन, एटम्स की क्या कहते हैं उसे, वर्किंग, एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, एटम्स के भी अंदर क्या होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स में सेल सबसे छोटा वो होता है ना, लेकिन जब हमने सेल को एक्सप्लोर किया तो उसके अंदर और भी चीजें निकली, न्यूक्लियस निकला, ये निकला, वो निकला, ऑर्गेनेल्स निकले। ऐसे ही एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल तो है, लेकिन एटम भी किसी से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर भी और पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। तो धीरे धीरे और एक्सप्लोर करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमें और भी पता चलता जाएगा। इस चीज को समझने के लिए अगेन आपको सिर्फ जो बताया जा रहा है पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है 10 दिन बाद नहीं भूलोगे। बच्चे, मुझे कैसे याद रहता है, मैं रोजाना पढ़ाता हूँ, रोजाना देखता हूँ, है ना, तो थोड़ा बहुत मुझे याद रहता है, थोड़ा बहुत भूल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ याद रहे, लेकिन हाँ, आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, याद रखोगे न। आप टीचर, बच्चे टीचर कैसे बनते हैं, टीचर कैसे बनते हैं बताओ, कोई भगवान थोड़ी टीचर बना के भेजता है। टीचर कैसे बनते हैं, जब हम रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, जब हम रोजाना उसको पढ़ते हैं, हमें भी तो तभी याद होता है। या माइंड में ऐसी कोई पेन ड्राइव आई और हमने फिट कर ली और बस स्टार्ट हो गए। टीचर कभी भी कोई भी नहीं होता है। सी, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आप मुझसे जब क्वेश्चन पूछते हो वो मेरे लिए एक क्या कहता है, लेसन होता है, उससे मुझे बहुत कुछ मिलता है। आप मुझे क्वेश्चन देते हो, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, उन्हें बताने के लिए पढ़ता हूँ, उन्हें सॉल्व करने के लिए पढ़ता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप भी मेरे को बहुत कुछ सिखाते हो, मैं भी आपको थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ। तो इस एग्जाम्पल से यही पता चल जाता है कि रेशियो ऑफ एटम्स जो है मास के हिसाब से, वो अगर ऑल्टर कर दिया जाए, मीन्स चेंज कर दिया जाए, तो नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब ये क्लियर है या नहीं है कि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, आपने दो कॉन्सेप्ट, दो लॉ पढ़े। एक लॉ था जिसमें क्या था, फर्स्ट लॉ में क्या था, फर्स्ट लॉ में क्या था कि मास
ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो मास जो होगा, रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। दूसरी चीज जो थी, ये वाला लॉ कि प्रोपोर्शन जो होगा, रेशियो जो होगा मास का, एटॉमिक मास का, वो हमेशा एलिमेंट्स का वो हमेशा इक्वल होगा किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मेटल में। तीसरा वाला लॉ आपको नहीं करना है, थर्ड लॉ अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो आप जब आगे क्लासेस में जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए मैं बस इतना ही करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा। तो आपको बस अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपनी बुक में देखना एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में से ये जो दो लॉ हैं इनको एक बार थॉरोली पढ़ लेना, क्योंकि उसमें आपको फिर से और समझ आएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप, या कोई ऐसा नया सेंटेंस मिले या टर्म मिले जो आपको मैंने नहीं बताई यहाँ पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इतना तो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना सा होमवर्क है, तो ये पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बहुत छोटा सा होमवर्क है, और मैंने इसलिए कम करवाया है जिससे कि आप इसको याद रख सको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम फिर स्ट्रक्चर करेंगे। होमवर्क बस ये है पीयूष, कि आपको ये पढ़ने हैं दोनों लॉ, और जो क्वेश्चन मैंने कराया था अभी वो करके देख लेना, मास वाला भी। बस यही होमवर्क